सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, इंडियन मॉडल को हम समझने जा रहे हैं। और कैसे समझेंगे? बहुत आराम से समझेंगे, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत नॉलेज इन्हेंसिंग होने वाली है ये टॉपिक। ठीक है, तो क्या करना है, फटाफट से अपनी एनसीईआरटीज़ खोल लेनी है, साथ में रखनी है पेंसिल, क्योंकि हम केवल अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, साथ साथ में हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे, जो क्वेश्चन इस पूरे के पूरे टॉपिक से बन सकते हैं और उसके पॉसिबल आंसर्स क्या है उसको भी साथ साथ में टिक मार्क हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत मज़ेदार और सिंपल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देर करे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, जो भारत में जो मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो किया जा रहा है, वो आखिरकार क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या किया है? अब तक हम लोगों ने अलग अलग मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को पढ़ा। हमने पढ़ा वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। जब हमने वो चीज़ कवर करी तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करा, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने इंडियन फीचर्स को भी थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते हुए समझा है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, जब हम लोगों ने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन करा था, सेकुलरिज्म टॉपिक का जो बॉक्स दिया हुआ था, उसका जो इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, क्या यूनिकनेस है इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, क्यों इंडियन सेकुलरिज्म डिस्टिंक्टिव है बाकी सभी सेकुलरिज्म से, और कैसे इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। यही सारी चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, तो मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ में फॉलो करते चलिएगा और जब मैं बोलूँगी आपको टिक मार्क करना है तो फिर आपको साथ साथ में टिक मार्क भी करते रहना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या बोलते हैं, समटाइम्स इट इज़ सेड दैट इंडियन सेकुलरिज्म इज़ एन इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म। क्या क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन उठाया जाता है ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी था बुक में, कि क्या जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो हमने एज इट इज़ जैसे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में फॉलो किया जाता है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मॉडल क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कंप्लीट सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। क्या हमने सेम टू सेम चीज़ इंडिया में भी अप्लाई कर ली, या हमने थोड़े मोड़े चेंजेस करे हैं इंडियन सोसाइटी के नीड्स के मुताबिक? क्योंकि इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी जैसी नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटी एक होमोजीनियस सोसाइटी है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन जो कि है क्रिश्चियनिटी उसको फॉलो करते हैं। इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में तो अलग अलग धर्म है, इंडिया में तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो फिर क्या हमने अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी के मुताबिक अपने मॉडल को चेंज करा है? ठीक है, उस चीज़ को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे और हम फिर बाद में आंसर करेंगे कि नहीं, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो इमिटेशन नहीं है वेस्टर्न सेकुलरिज्म का। ठीक है, समझ में आ गया? और क्या बोलते हैं, और यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब हम पूरे टॉपिक को समझ लेंगे, हम लोग समझ पाएंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म, भारत का जो धर्मनिरपेक्षतावाद है, वो बहुत ज़्यादा अलग है वेस्टर्न सेकुलरिज्म के मॉडल से। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन दी हुई है, मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ में अंडरलाइन करते चलिएगा और टिक मार्क करते चलिएगा जो भी टिक मार्क है। इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन एंड द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी इज क्रूशल टू द इंडियन कॉन्सेप्शन। क्या कह रहा है कि जब हम भारत की बात करेंगे ना, उसमें हम केवल यहीं तक नहीं छोड़ देंगे चीज़ों को। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का आइडिया है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, चर्च और स्टेट में सेपरेशन हो गया है। ठीक है, चर्च इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा चर्च में। तो केवल वहीं तक चीज़ें नहीं है, और भी कुछ चीज़ है। वो क्या है? आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी इज़ ऑल्सो क्रूशल। हम यहाँ पर चर्च स्टेट सेपरेशन के साथ साथ, रिलीजन और स्टेट के सेपरेशन के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे इंडियन सेकुलरिज्म इंटर रिलीजियस इक्वालिटी प्रमोट करता है, कैसे इंडियन सेकुलरिज्म भारत में रहने वाले हर धर्म के व्यक्तियों को इक्वल तरीके से ट्रीट करने की बात करता है। ठीक है, हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको आप टिक मार्क कर सकते हो कि जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो इंडियन सेकुलरिज्म का फोकस किस चीज़ पर है। क्वेश्चन अगर कभी आए, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म,
इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट, इसका आंसर होगा दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट चर्च स्टेट सेपरेशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। अब और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन उठाया जाता है व्हाट मेक्स द इंडियन सेकुलरिज्म डिस्टिंक्टिव, है ना। ये स्टार्टिंग में मैंने भी क्वेश्चन करा क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है और क्वेश्चन उठना भी चाहिए कि आखिरकार भारत का जो सेकुलरिज्म है वो अलग क्यों है, यूनिक क्यों है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। क्या हिस्ट्री समझना पड़ेगा, मैं बताती चलूँगी, आप फॉलो करते चलिएगा। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें क्या है, स्टार्टिंग से ही एक डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी में। क्या है, डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी है। ठीक है, कैसे है और इसकी वजह से क्या हुआ है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जब 5th-6th BC की अगर हम बात करें, बिफोर क्राइस्ट एरा की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि उसी टाइम पीरियड से इंडिया में अलग अलग धर्म ने जन्म लेना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में हिंदुइज्म है, ठीक है, सनातन धर्म है वहाँ वहाँ पर स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बुद्धिज़्म, ठीक है, फिर उसके बाद जैनिज़्म, ये नए धर्म आ गए। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आ जाता है इस्लाम, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी सारे जो रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जोरास्ट्रियनिज्म और अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं वो इस तरीके से धीरे धीरे समय समय पर इंडियन सोसाइटी में आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब हमने देख लिया कि वेस्ट में तो एक रिलीजन है लेकिन इंडिया में तो इतने सारे रिलीजन आ गए हैं, इसी की वजह से इंडियन सोसाइटी को कहा जाता है कि इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिलीजियस डाइवर्सिटी है मान लिया, लेकिन इस रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से एक पॉजिटिव चीज़ भी है, और वो पॉजिटिव चीज़ क्या है, देर इज़ अ कल्चर ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है दैट देर वॉज ऑलरेडी अ कल्चर ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। भारत में रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से ऑलरेडी एक कल्चर था, किस चीज़ का कल्चर था, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस का कल्चर था। ठीक है, धर्म के आधार पर सहिष्णुता का कल्चर था कि हम अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहा करते थे। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे। इसकी वजह से टॉलरेंस आ गई कि हम सभी एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के धर्म के व्यक्तियों को इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट इसकी वजह से किया जाने लगा। ठीक है, वेस्ट में ऐसी चीज़ें नहीं हुई क्योंकि वेस्ट में एक ही धर्म फॉलो किया जा रहा था, एक ही धर्म के लोग वहाँ पर थे। लेकिन स्टार्टिंग से ही जैसा मैंने बताया कि 5th-6th सेंचुरी ऑनवर्ड से ही नए नए धर्म आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी में। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही इतने दशकों पुराने से, इतने सालों पुराने से ही 5th-6th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, तब से ही टॉलरेंस की जो संभावनाएं हैं, जो सहिष्णुता है, इक्वल रिस्पेक्ट जो है बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन्स, वो तब से चलती हुई आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया, ये थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे बारे में हमें पता होनी चाहिए। और इसकी वजह से क्योंकि हमारे पास टॉलरेंस है, तो आज भी जो हमारे यहाँ पर आइडिया है ना, वो आइडिया पता है क्या है, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, इस आइडिया की वजह से टॉलरेंस है। सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या है कि सारे धर्म एक ही भगवान की तरफ लेकर चलते हैं, तरीके अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सभी धर्म एक ही रास्ते की तरफ, सबका गोल, सभी धर्मों का गोल एक ही है, वो है ईश्वर। ठीक है, ये आइडिया है सर्वधर्म समभाव का, और इसकी वजह से सभी धर्म के लोग एक साथ रह पाते हैं कि हाँ, हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा गोल एक ही है। ठीक है, ये हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। देखो, हम बहुत आराम आराम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको क्लैरिटी रहे, आपके बेसिक्स कम से कम क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग लगे कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि इंडियन सोसाइटी स्टार्टिंग से कैसी थी और कैसे इंडियन सेकुलरिज्म स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं टॉलरेंस इंडियन सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही थी। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आप अंडरस्टैंड करो, इसलिए इतने एग्जाम्पल्स इतनी डिटेल में मैं समझा रही हूँ, वरना मोटा मोटा कवर करके आराम से वीडियो खत्म करी जा सकती है। बट पर्पज़ मेरा यहाँ पर है आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। हाउएवर वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टॉलरेंस इज कंपैटिबल विद रिलीजियस डोमिनेशन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें ये भूलना नहीं है कि टॉलरेंस कभी कभी रिलीजियस डोमिनेशन के साथ साथ हो सकता है। मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये चीज़ कॉम्प्लेक्स लगे, बट समझ में आ जाएगी। देखो, एक तरफ हो रहा है रिलीजियस डोमिनेशन और एक तरफ हम कह रहे हैं कि टॉलरेंस है, तो क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है क्या, कि एक तरफ धर्म के लोगों को दबाया जा रहा है और वहीं पर जो है सहिष्णुता भी है, सब धर्म के लोग एक साथ रह भी रहे हैं।
तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? कभी कभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, जो लास्ट लाइन है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की, हाईलाइटेड तरीके से उसको मैं रीड करती हूँ। दिस इज अ ग्रेट वर्च्यू इफ अ सोसाइटी इज रिकवरिंग फ्रॉम अ मेजर सिविल वॉर बट नॉट इन टाइम्स ऑफ पीस वेयर पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर इक्वल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। क्या कह रहा है कि दोनों चीज़ें एक साथ कब पॉसिबल है? दोनों चीज़ें एक साथ तब पॉसिबल है जब एक सोसाइटी सिविल वॉर से रिकवर कर रही हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज अभी धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो गए। ठीक है, दंगे हो गए। दंगे क्यों हुए? क्योंकि डोमिनेशन था एक रिलीजन का बाकी सभी के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि दंगे हो चुके हैं तो क्या हुआ? सभी लोगों को नुकसान हुआ, सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को नुकसान हुआ। तो क्या दोबारा से फिर कोई और कम्युनिटी आएगी और रिलीजियस डोमिनेशन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा? नहीं, अभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सभी को नुकसान हो चुका है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिविल वॉर हो चुकी है, तो अब कोई ट्राई नहीं करेगा उस रिलीजियस डोमिनेशन को ख़त्म करने का। इसीलिए वो लोग क्या करेंगे? चुपचाप सहते रहेंगे थोड़े समय के लिए डोमिनेशन। ठीक है, और जब वो सहते रहेंगे तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि सोसाइटी टॉलरेंस है, क्योंकि सारे के सारे रिलीजन एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी कंपैटिबल हो जाती है कि टॉलरेंस इसीलिए हो पा रही है क्योंकि डोमिनेंस है, लेकिन क्योंकि सिविल वॉर हुआ है अभी, इसकी वजह से जो जिस व्यक्ति के साथ या जिस रिलीजन के साथ डोमिनेशन किया जा रहा है, इसी की वजह से वो चुप है, क्योंकि अभी नुकसान हुआ है सभी लोगों का। इसी की वजह से वो डोमिनेशन के खिलाफ नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, इसीलिए टॉलरेंस कायम है। लेकिन क्या ये टॉलरेंस हमेशा कायम रहेगी क्या? क्या अगर किसी के साथ रिलीजियस डोमिनेशन होता है, क्या वो हमेशा टॉलरेंट बने रहेंगे क्या? नहीं बने रहेंगे। वो आवाज़ उठाएंगे, इक्वल डिग्निटी और इक्वल रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाएंगे जब उनको लगेगा कि उनको इस डोमिनेशन से हटाना है, उस डोमिनेशन को हटाना है। कोई ग्रुप, कोई दूसरा धर्म अगर उनको डोमिनेट कर रहा है, वो उसको हटाने की तब कुछ समय के बाद कोशिश ज़रूर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब किसी भी तरीके से रिलीजियस डोमिनेशन किसी सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ समय के लिए आप एग्जिस्ट करवा लो क्योंकि टॉलरेंस है। ठीक है, लेकिन हमेशा अगर कोई सोसाइटी में किसी एक धर्म के ऊपर डोमिनेट किया जाएगा, कुछ समय के बाद वो धर्म के लोग दोबारा से रिवॉल्ट करेंगे और इक्वल डिग्निटी और इक्वल रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली। ये जो पर्टिकुलर ब्लू बॉक्स है, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाएगा, टॉपिक से हटके हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें सारे फीचर्स जो इंडियन सेकुलरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आएंगे, इस बॉक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। तो हमने इंडिया की डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी को भी समझ लिया, हिस्ट्री को भी समझ लिया, सर्वधर्म समभाव की आइडिया को भी समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि कभी कभी डोमिनेशन के साथ साथ भी टॉलरेंस हो सकता है। ये चीज़ हमने समझ ली। अब देखो हुआ क्या, जब इंडिया में भी क्या हुआ, इंडिया में भी डोमिनेशन हुआ। ठीक है, इंडिया में भी डोमिनेशन हुआ। कैसे हुआ? कास्ट के नाम पर डोमिनेशन हुआ। ठीक है, और क्या क्या हुआ और हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या बोला गया कि जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक आइडिया दिया इक्वालिटी का। ठीक है, उनको देख करके हमें भी समझ में आया कि अच्छा, इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब उनके इन्फ्लुएंस की वजह से इंडियन सोसाइटी में आवाज़ उठने लगी इक्वालिटी की, फ्रीडम की, सभी धर्म के आधार पर इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, तो फिर हमने भी अपने सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करा और हमने क्या पाया, हमने कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस पाई। और कुछ प्रैक्टिसेस क्या थी? जो कि थी कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ठीक है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ठीक है, तो उसके खिलाफ धीरे धीरे करते हुए हमने आवाज़ उठानी चालू कर दी। ठीक है, क्या दिया हुआ है अब आपकी बुक में, थोड़ा सा मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ में फॉलो करिएगा। तो एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी ब्रॉट टू द फोर neglected and marginalized notion of equality in the Indian thought. It sharpened these ideas and helped us to focus on equality within the community. कि जब वेस्टर्न मॉडर्निटी आई, उन्होंने आइडिया ऑफ इक्वालिटी दिया और हमारी सोसाइटी में भी हमें समझ में आया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह पर इनइक्वालिटी है, तो फिर हमने क्या करा, हमने फोकस करना चालू करा एक चीज़ पर। वो क्या चीज़ थी? इक्वालिटी विद इन द कम्युनिटी। कि अब हम क्या चाहते हैं, धर्म के अंदर ही अगर किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उस चीज़ पर फोकस करना चालू कर दिया। ठीक है, तो जब इंडियन सेकुलरिज्म बना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, तो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या थी, डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, वहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही टॉलरेंस कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही था जो हमने पढ़ा।
तो वो टॉलरेंस तो था ही, साथ ही साथ में फिर हमने फोकस किस पर कर दिया, हमने फोकस करा फिर इक्वालिटी विद इन द कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। हमने दोनों चीज़ों पर फोकस करा, और जो हमारा सेकुलरिज्म का जो आइडिया आया, जो फर्स्ट फीचर आया सेकुलरिज्म का, वो क्या है वो मैं रीड करती हूँ, हाईलाइट किया हुआ है और टिक मार्क भी किया हुआ है, उसको आप साथ साथ में टिक मार्क कर लिए। इट रिजल्टेड इन इक्वल फोकस ऑन इंट्रा रिलीजियस एंड इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जब हमने अपना सेकुलरिज्म का आइडिया दिया, तो उसमें जो स्टार्टिंग से इंडियन सोसाइटी में टॉलरेशन की जो भावना थी, इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की जो बात स्टार्टिंग से ही हमारी सोसाइटी में थी, उसको तो जोड़ा ही, साथ ही साथ में हमने इक्वालिटी विद इन द कम्युनिटी को भी जोड़ा, कि अब हम किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के अंदर कास्ट या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। तो सबसे पहला फीचर इंडियन सेकुलरिज्म का क्या है, टिक मार्क कर लो, कभी भी क्वेश्चन आएगा फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, इस तरीके से हमें चीज़ों को लिखना है, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज़ अंडरलाइन करी हुई है, तो ये जो रेड कलर से टिक मार्क है, आप उसको एज अ इंट्रोडक्टरी लाइन के तौर पर लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, तो पहले आप ये बताओगे कि इंडियन सेकुलरिज्म चर्च स्टेट सेपरेशन के साथ साथ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी पर फोकस करता है, और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे कि ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। फोकस इज ऑन इंट्रा रिलीजियस एंड इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, दोनों को हम अपोज करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दलित्स के साथ, विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हिंदुइज्म में, और ऐसा नहीं है कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन केवल हिंदुइज्म में हो रहा था, इंडियन इस्लाम में भी हो रहा था, क्रिश्चियनिटी में भी हो रहा था। तो हम सारे के सारे ऑपरेशन जो विमेन के साथ हो रहे थे उनको हम अपोज करते हैं, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉसिबल थ्रेट्स दैट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी माइट पोज टू द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़। इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी पॉसिबल थ्रेट एक मेजॉरिटी कम्युनिटी पोज कर सकती है माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर, हम उन सभी को भी अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों प्रकार के डोमिनेशन को अपोज करते हैं, है ना। पहला क्या हो गया, जब विमेन के साथ और दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्या है, इंट्रा रिलीजियस। जब किसी और दूसरी माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्या हो गया, इंटर रिलीजियस हो गया, है ना। क्या हो गया, इंटर रिलीजियस हो गया। और फर्स्ट फीचर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट फीचर हमने यही पढ़ा कि हम दोनों प्रकार के ऑपरेशन को अपोज करेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरीके से ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ है फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम मेन स्ट्रीम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। ये चीज़ है जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है और वेस्टर्न का सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म को वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग करती है। कैसे अलग करती है, हमने क्या पढ़ा था, वेस्टर्न सेकुलरिज्म हमने पढ़ा है इससे पहले, उसमें क्या पढ़ा, उसमें हमने एक अंडरस्टैंडिंग करी कि वहाँ पर कम्युनिटी के राइट्स की बात करी जा रही थी, क्या नहीं करी जा रही थी, वो नहीं करते थे, ठीक है। वो केवल इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर फोकस किया करते थे। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म कैसे अलग है वेस्टर्न से, कि इंडियन सेकुलरिज्म इंट्रा के साथ साथ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पर भी फोकस करता है। आई होप चीज़ें क्लियर होगी अब, ठीक है। ये सबसे पहला डिफरेंस है। तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पूरे पोर्शन से, क्वेश्चन बन सकता है कि टेल अस द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो फर्स्ट डिफरेंस आप यही लिखोगे कि वो इंट्रा पर फोकस करते हैं, हम लोग इंट्रा के साथ साथ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि इंडियन सेकुलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम सेकंड डिफरेंस को समझ रहे हैं कि कैसे इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म से अलग है। सेकंड डिफरेंस है कि इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि हर इंडिविजुअल को रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। आप सेकंड बुक में आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल 25 क्या कहता है, कोई बता सकता है आर्टिकल 25 क्या है, अगर किसी को पता हो कमेंट करिए सेक्शन में, ठीक है। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर इंडिविजुअल को ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपागेट रिलीजन। हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसको फैला सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 25 देता है। तो ये चीज़ तो वेस्टर्न मॉडल में भी है, बिल्कुल है, लेकिन इंडियन मॉडल में एक और चीज़ है ना, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। इंडिया में आर्टिकल 30 ये कहता है कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है तो उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं। ये आर्टिकल 30 सीधा सीधा बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, विद इन इट एन इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। लाइकवाइज रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑल्सो हैव अ राइट टू एग्जिस्ट एंड टू मेंटेन देयर ओन कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
और यही चीज़ आर्टिकल 30 बोलता भी है कि हर माइनॉरिटीज़ के पास ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकते हैं। आर्टिकल 29 भी ये हमें बताता है कि एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने डायलेक्ट के प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। और ठीक यही चीज़ आर्टिकल 30 भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को देता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हुआ सेकंड पॉइंट में? डिफरेंस हमने समझा कि अगर वेस्ट में इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करी जाती है, इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी जाती है, वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड राइट्स की बात नहीं करी जाती। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हम इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करते हैं तो साथ साथ हम लोग रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी रिकोगनाइज करते हैं। दोनों में अंतर ये है, वहाँ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं होती है, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स वहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड राइट्स दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जाते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड डिफरेंस भी है। थर्ड डिफरेंस क्या है? इंडिया में स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या है? इंडिया में हमने पढ़ा कि स्टेट को जब लगता है ज़रूरत है रिलीजियस रिफॉर्म करने की, तो वो रिलीजियस रिफॉर्म करेगा। इक्वालिटी लाने के लिए, फ्रीडम लाने के लिए, जस्टिस लाने के लिए वो रिलीजियस रिफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी हमने क्या कर दी? बैन कर दी। क्यों? क्योंकि वो धर्म के नाम पर कुछ सर्टेन ग्रुप्स को, दलित्स को क्या कर रहा था? अलाउ नहीं कर रहा था कि टेम्पल एंट्री नहीं है। ठीक है, और आप अपने धर्म को और जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता था, वो फ्रीडम नहीं था उनके पास। और क्या किया गया? इंडियन स्टेट ने कुछ सर्टेन लॉज भी बनाए। इंडियन स्टेट इनैक्टेड सर्टेन लॉज अबॉलिशिंग चाइल्ड मैरिज एंड लिफ्टिंग द टैबू ऑन इंटर कास्ट मैरिज सैंक्शनड बाय हिंदुइज्म। तो क्या हुआ? लॉज बनाए गए। अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लॉज बनाए गए। इंटरकास्ट मैरिज को जो रोका जा रहा था, उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए लॉज बनाने की कोशिश करी गई कि अब हम कोशिश ये करेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज हो आराम से। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली और हम लोगों ने क्या समझा? अब हम अगर कंपैरिजन करें, थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है, वेस्ट में जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, और जब वो इंटरफेयर नहीं कर सकता तो वो किसी भी प्रकार से रिलीजियस रिफॉर्म को भी कैरी आउट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं। जब जब लगता है कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो फिर आवाज़ उठाई जाएगी। ठीक है, जब जब लगता है कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो फिर स्टेप्स लिए जाएंगे। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा है, चाहे वो शबरीमाला टेम्पल एंट्री हो, ठीक है, या फिर ट्रिपल तलाक बिल की जब बात करी जाए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? जब भी लगता है रिलीजियस रिफॉर्म लेकर के आने की ज़रूरत है कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ट्रिपल तलाक के नाम पर, तो फिर स्टेप्स उठाए जाएंगे और रिलीजियस रिफॉर्म करे जाएंगे। ये चीज़ लेकिन वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वेस्ट का सिंपल सा आइडिया है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है रिलीजन में। रिलीजियस मैटर अलग है, रिलीजन के लोग खुद तय करें कि रिलीजन में क्या करना है, हम इंटरफेयर नहीं करने वाले। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन उठता है फिर ये एक, जब हम कह रहे हैं कि हम तो सेकुलर है, ठीक है, और सेकुलरिज्म का मतलब हमने पढ़ा था कि स्टेट और जो रिलीजन है उसके बीच में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम सेकुलर है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम रिलीजियस रिफॉर्म भी करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट जो सेकुलर स्टेट है वो रिलीजियस रिफॉर्म भी करे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्वेश्चन ये उठ सकता है ना? तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, और इंडियन सेकुलरिज्म इसीलिए यूनिक है क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है कि हमने वेस्ट का मॉडल कंप्लीट तरीके से अपने ऊपर इम्प्लांट कर लिया है, बिल्कुल चिपका लिया है एकदम वैसा का वैसा ही, कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, ऐसा नहीं है। हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अडॉप्ट करी है चीज़ों को, सेकुलरिज्म को मॉडिफाई कर दिया है इंडियन सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंगली। इसलिए ऐसा नहीं बोल सकता कोई कि इंडियन सेकुलरिज्म बिल्कुल एकदम वेस्टर्न सेकुलरिज्म जैसा है, या हमने सेम टू सेम चीज़ अपने यहाँ पर लेकर आ गए हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और इंडियन मॉडल के बारे में और क्या क्या चीज़ें दी हुई है। कैन अ स्टेट इनिशिएट और इवन सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म एंड येट बी सेकुलर? क्या स्टेट इनिशिएट कर रहा है रिलीजियस रिफॉर्म को और तब भी वो सेकुलर कहलाया जा सकता है? ठीक है, तो ये बोला गया है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि दिया हुआ है बुक में, मैं रीड कर रही हूँ, आप साथ साथ फॉलो करते चलिएगा। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ नाइदर थियोक्रेटिक नॉर हैज़ इट स्टैब्लिश्ड एनी वन और मल्टीपल रिलीजन। हम सेकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट ही नहीं हो सकता कि इंडिया सेकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों फीचर है सेकुलरिज्म के। अगर आपने आइडिया पढ़ा हो, सेकुलर स्टेट के दो फीचर्स होते हैं। पहला, हम थियोक्रेटिक नहीं है,
और दूसरा, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दोनों करेक्टर इंडियन स्टेट में है, इसीलिए इंडियन स्टेट बिल्कुल सेकुलर है, कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया की जो पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बियॉन्ड दैट इट हैज़ अडॉप्टेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी इन द परसूट ऑफ रिलीजियस इक्वालिटी। रिलीजियस इक्वालिटी लेकर आने के लिए हमने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी को अपनाया है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है थोड़ी सी जटिल पॉलिसी अपनाई है, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी अपनाई है। क्या पॉलिसी है, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक तरीके से पूरा इंडियन सेकुलरिज्म का मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है, ठीक है। अब तक जितने पॉइंट्स पढ़े उसमें से सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है, और एज अ डेफिनेशन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, दिस अलाउज इट आइदर टू डिसएंगेज विद रिलीजन इन अमेरिकन स्टाइल और इंगेज विद इट इफ रिक्वायर्ड। इसी चीज़ को, इसी पर्टिकुलर लाइन को इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कहा जाता है। और ये इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का जो मॉडल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है, जो मैंने ब्लू कलर से टेक्स्ट में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। रेड कलर के बॉक्स से हाईलाइटेड भी है वो। इस चीज़ को कहा जाता है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। समझ में नहीं आया, समझा देती हूँ, तभी जा करके नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। देखो, ये कह रहा है कि जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि इंडिया के पास दोनों सेकुलर स्टेट में जो फीचर्स होने चाहिए वो इंडिया में फीचर्स ऑलरेडी है। लेकिन हमारा थोड़ा दुनिया से अलग है सेकुलरिज्म। हमारा सेकुलरिज्म सोफिस्टिकेटेड सेकुलरिज्म है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम दो चीज़ें कर रहे हैं साथ में। एक तरफ हम डिसएंगेज करते हैं, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म की वजह से हम डिसएंगेज करते हैं रिलीजन के साथ, जैसे अमेरिका करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो कि अमेरिका डिसएंगेज कैसे करता है, अमेरिका कहता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे स्टेट में। उसको कहा जाता है डिसएंगेजमेंट, कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरफेयर ना करने को कहा जाता है डिसएंगेजमेंट कर लेना रिलीजन के साथ, ठीक है। इंडिया कैसे डिसएंगेजमेंट करता है, इंडिया कहता है कि हम भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जब हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे किसी धर्म में कौन लीडर बनेगा, ठीक है, किस धर्म में किस तरीके से रिलीजियस लीडर्स को चूज़ किया जाएगा, क्या इंडियन स्टेट बता रहा है ये चीज़? नहीं, इंडियन स्टेट नहीं बता रहा। क्या इंडियन स्टेट ये बता रहा है कि जो रिलीजन है वो कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कैसे रिलीजन चलना चाहिए? क्या ये इंडियन स्टेट बता रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बता रहा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, रिलीजियस एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, कैसे नहीं देनी चाहिए, ये क्या इंडियन गवर्नमेंट बता रही है क्या? नहीं, ये जैसे जैसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर रहा है। इंडिया कम्प्लीटली डिसएंगेज्ड है ऐसे एरियाज से जहाँ पर उसको नहीं लगता कि ज़रूरत है इंटरफेयर करने की, वहाँ पर इंडियन स्टेट इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका कंप्लीट तरीके से कहता है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडिया भी ऐसे ही पॉलिसी को अडॉप्ट करता है जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को कहा जाता है डिसएंगेजमेंट एज अमेरिकन स्टाइल। दूसरी चीज़, इंगेजमेंट व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम डिसएंगेज करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम साथ साथ में इंगेजमेंट भी करेंगे। इंगेजमेंट कैसे करेंगे, विमेन के साथ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ट्रिपल तलाक हो रहा है, ठीक है, तो हम बिल्कुल आएंगे। और अगर किसी भी कम्युनिटीज़ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के बेसिस पर, हम बिल्कुल हम वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, इंगेज करेंगे। अगर सोसाइटी में कम्युनल हेट्रेड हो रही है तो कम्युनिटी में पीस इन्वॉल्व करने के लिए हम क्या करवाएंगे, अगर रिलीजियस लीडर के साथ बात करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को तो हम बात भी करेंगे, हम इंगेज करेंगे। ये कहता है आइडिया। तो क्या हो रहा है, जहाँ पर इंडियन स्टेट को नहीं लगता है ज़रूरत है इंटरफेयर करने की, बिल्कुल डिसएंगेजमेंट है, बिल्कुल अमेरिका का स्टाइल है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर हमें नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि इंगेजमेंट करना चाहिए सोशल रिफॉर्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, फ्रीडम लाने के लिए, सोसाइटी के पीस को मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पर इंगेजमेंट करी जाएगी, ठीक है। और ये दोनों मॉडल जहाँ पर हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, इंगेजमेंट भी कर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट भी कर रहे हैं, इसी चीज़ को दोनों को एक साथ कहा जाता है कि ये आइडिया है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का। इस चीज़ को कहा जाता है प्रिंसिपल डिस्टेंस। मतलब क्या है कि हम डिस्टेंस में रखेंगे। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें करेंगे, इंगेजमेंट भी है, ठीक है, और डिसएंगेजमेंट भी है। एक तरफ हम लोग आपसे डिस्टेंस भी रखेंगे, एक तरफ हम लोग इंटरफेयर भी करेंगे, ठीक है। आई होप कि चीज़ें क्लियर होगी। अगर क्वेश्चन आता है ना, कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द
मॉडल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, आप सीधा आंसर लिखोगे। जैसे अमेरिका मॉडल का नाम क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इंडियन मॉडल का नाम क्या है? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस? फिर आप प्रिंसिपल डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करवाओगे और उसके लिए जो ग्रीन कलर की जो लाइन है उसको आप लिखोगे दैट प्रिंसिपल डिस्टेंस मीन्स दैट इंडियन स्टेट कैन इंगेज when it is required as well as disengage with the region when it does not require any kind of engagement। ठीक है, ये लाइन आप सीधा सीधा लिख सकते हो। समझ में आ गया? ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करी और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का नाम भी हमने समझ लिया कि इसको बोला जाता है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल। दोनों चीज़ें जहाँ पर साथ साथ चलती है, इंगेजमेंट भी है तो डिसंगेजमेंट भी है। इसीलिए हमारा मॉडल अमेरिका से अलग है, क्योंकि अमेरिका का मॉडल केवल डिसंगेजमेंट पर आधारित है, लेकिन इंडियन मॉडल इंगेजमेंट के साथ साथ डिसंगेजमेंट दोनों को साथ लेकर के चलता है। आई होप अब चीज़ें क्लियर होगी। बहुत आराम से पढ़ा है, बहुत आराम से एक एक चीज़ समझाई गई है। ठीक है, टाइम ले लेकर के समझाई जा रही है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एकदम बैठ जाए। ये ना हो वीडियो बंद करने के बाद आपको लगे कि यार कुछ समझ में तो आया ही नहीं, देख तो लिया टाइम भी चला गया लेकिन समझ में नहीं आया। कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर मेरे एफर्ट्स लगाने का, है ना? मुझे वो चीज़, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मुझे सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब समझ में आई चीज़ें। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, मेरे लिए वो सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमने प्रिंसिपल्ड मॉडल का आइडिया समझ लिया, प्रिंसिपल डिस्टेंस का मॉडल हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, आई होप्स आप में साथ में अंडरलाइन भी करा होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और क्या बोलता है, जब हमने ये कह दिया कि इंडियन स्टेट इंगेज कर सकता है, मतलब इंटरफेयर कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है? दो तरीके से इंडियन स्टेट इंटरफेयर करेगा, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। वो क्या है, वही हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए रीड करते हैं। इंडियन स्टेट में इंगेज विद रिलीजन नेगेटिवली टू अपोज द रिलीजियस टिरनी। नेगेटिवली कब करेंगे? नेगेटिव का मतलब हो रहा है कि अगर रिलीजन के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हम नेगेटिवली इंटरफेयर करेंगे, कुछ चीज़ों को अपोज करने के लिए, रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए। जैसे अनटचेबिलिटी बैन करा है हमने, अनटचेबिलिटी, ये नेगेटिव स्टेप है, नेगेटिव इंगेजमेंट है। और क्यों करी गई है? क्योंकि अनटचेबिलिटी गलत काम था, अनटचेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इंगेजमेंट। पॉजिटिव इंगेजमेंट क्या है? पॉजिटिव इंगेजमेंट का आइडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच मे रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। क्या कह रहा है कि पॉजिटिव मोड ऑफ इंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है सभी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कि उनके पास ये अधिकार है, आर्टिकल 30 के मुताबिक ये अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके। और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने में स्टेट भी आएगा, स्टेट मदद कर सकता है, स्टेट फाइनेंशियल मदद कर सकता है सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की जो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। कंपैरिजन करो, वेस्ट में हमने क्या पढ़ा? वेस्ट में क्या ये चीज़ पॉसिबल थी कि वो किसी स्टेट की, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की मदद कर सके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये एक तरीका है पॉजिटिव इंगेजमेंट का कि हम पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ धर्म के लोग जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने धर्म की प्रोटेक्शन के लिए अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके पास फंड्स नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट मदद करेगी। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें करी जा रही है ताकि पीस, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये 3 वैल्यूज़ को हम सोसाइटी में प्रमोट कर सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म क्या करना चाहता है सोसाइटी में, अगर कभी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सेकुलर स्टेट हमेशा क्या प्रमोट करना चाहता है? पीस को प्रमोट करना चाहता है, फ्रीडम को प्रमोट करना चाहता है, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के पास में भी वो इक्वालिटी हो कि वो भी अपनी जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा जो है वो स्कूल्स में दे सके। अगर कोई मदरसा खोलना चाहता है तो वो खोल सके, अगर कोई आश्रम खोलना चाहता है तो खोल सके, अगर कोई जैन कम्युनिटी अपना स्कूल खोलना चाहती है तो वो खोल सके। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, वो फंड ले सकते हैं, गवर्नमेंट मदद कर सकती है। ये हो जाएगा क्या कि उनके पास इक्वालिटी है कि वो अपने रीजन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये आइडिया है, ये तीनों इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ये हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ पढ़ी और अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? नेगेटिव इंगेजमेंट और पॉजिटिव इंगेजमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? इट शुड बी नाउ क्लियर दैट वाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय द फ्रेज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स।
अब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, 3 डिफरेंस पढ़ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव एंगेजमेंट पढ़ लिया। हम लोगों ने प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का मॉडल समझ लिया क्या होता है, जिसमें दोनों चीज़ें आती है, एंगेजमेंट भी और डिसएंगेजमेंट भी। तो इतना ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारा सेकुलरिज्म, कि एक तरफ कह रहे हैं कि इंगेज करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं इंगेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो जटिलता है हमारे सेकुलरिज्म में, क्या ये चीज़ केवल एक लाइन से एक्सप्लेन समझ में आ जाती? केवल एक लाइन एक्सप्लेन कर देने से, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन कह देने से, क्या पूरा का पूरा जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, क्या वो समझ में आ जाता? नहीं आ पाता। अंदर घुस करके हमें समझना पड़ा, हर डायमेंशन को समझना पड़ा। केवल एक लाइन कह देने से चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई सिंपल थोड़ी ना है। अमेरिका जैसा थोड़ी ना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कह दिया, बात खत्म, कि हमने दीवार कर दी है, स्टेट अलग रहेगा, रिलीजन अलग रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो केवल एक लाइन से हमें समझ में नहीं आता, और इस लाइन का मीनिंग और किस किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, वो नेक्स्ट और सब्सिक्वेंटली एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ में फॉलो करिएगा। इफ दिस फ्रेज इज मेंट peaceful coexistence of all religions or inter-religious toleration, then this will not be enough because secularism is much more than mere peaceful coexistence or toleration. अगर ये जो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स का आइडिया ये है, इसका मतलब ये है कि सेकुलरिज्म हमारे यहाँ पर प्रमोट करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेशन, तो ये जो फ्रेज़ है वो छोटा फ्रेज़ है इंडियन सेकुलरिज्म को एक्सप्लेन करने का। क्यों? क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म में केवल इतनी चीज़ नहीं आती कि हम केवल और केवल जो पीसफुल से को एग्जिस्टेंस है और जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, उसी तक अपने आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को सीमित कर दे। नहीं, इंडियन सेकुलरिज्म इन दो वैल्यूज से थोड़ा बड़ा है। पीसफुल एग्जिस्टेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस और टॉलरेशन से भी ज़्यादा वाइडर मीनिंग है इंडियन सेकुलरिज्म का, ये कहना चाहता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, अगर और क्या बोल रहा है कि अगर इस फ्रेज का मीनिंग इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन का एक मीनिंग हमने क्या समझ लिया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और टॉलरेशन, इसका एक और मीनिंग इंटरप्रेट किया जा सकता है, वो क्या है, इक्वल फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स, ठीक है। जब हम इक्वल फीलिंग, एक इक्वल रिस्पेक्ट की भावना रखते हैं सभी के सभी रिलीजन के प्रति, ये भी इसका एक मीनिंग हो सकता है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर फ्रेज का मीनिंग ये है, तो भी इसमें कुछ क्लैरिटी हमें चाहिए। क्या क्लैरिटी चाहिए, वही चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट लाइन में, इंडियन सेकुलरिज्म अलाउज फॉर प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन। इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो अलाउ करता है प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन को। ये सेम टू सेम चीज़ वही बात बोल रहा है कि प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल को अलाउ करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सेकुलरिज्म ये कहता है कि जब स्टेट को लगेगा रिलीजन में इंटरफेयर करना है तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, तो स्टेट इंटरफेयर एक अलग तरीके से भी कर सकता है। एक तरफ तो हम सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो हम उस डिस्क्रिमिनेशन को हटा रहे हैं और सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इक्वल ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक तरफ एक और मीनिंग इसका हो सकता है, वो क्या है, इक्वल डिसरिस्पेक्ट फॉर सम एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स। ये लास्ट ग्रीन लाइन है, जो लास्ट लाइन है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की और टिक मार्क है, वो मैंने रीड करी है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी स्टेट इंटरवेंशन की वजह से इक्वल डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है अलग अलग रिलीजन के प्रति। डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखो इसको ऐसे समझो, जब हम कास्ट हायरार्कीज़ को, जो कास्ट के बेसिस पर जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इंडियन स्टेट कहता है कि ये गलत है, ये इक्वालिटी के आइडिया के खिलाफ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को एक तरीके से प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कास्ट हायरार्कीज़ को बंद कर दो, अनटचेबिलिटी को बंद कर दो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये है तो ना एक रिलीजन का ही मामला। हम इस रिलीजन में, अगर हिंदुइज्म में ये चीज़ फॉलो करी जा रही थी, तो हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के खिलाफ डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, और डिसरिस्पेक्ट शो करते हुए हम इस चीज़ को बैन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सेकुलरिज्म का जो एक लाइन जो बोली जाती है, जो नेहरू जी ने दी है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ये बात ठीक है कि हम इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा कि इक्वल रिस्पेक्ट में पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा और सभी के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट की भावना होगी,
सभी रिलीजन्स के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट की भावना होगी। ये चीज़ हमने इसका मीनिंग समझा। लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट के साथ साथ इक्वल डिसरिस्पेक्ट भी हो सकता है। इट अलाउज इक्वल डिसरिस्पेक्ट फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजन। अगर किसी धर्म में गलत होगा तो हम इंटरफेयर करेंगे। डिसरिस्पेक्ट शो करनी होगी किसी एक एस्पेक्ट के प्रति। डिसरिस्पेक्ट शो करने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे चल रहे कस्टम को रोकना होगा तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट बोलेंगे और हम उस चीज़ को रोकेंगे। ट्रिपल तलाक चल रहा होगा, हम रोकेंगे। किसी के साथ किसी को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रहा होगा, हम उस चीज़ को रोकेंगे और इक्वल राइट्स देंगे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, हम रोकेंगे। विमेन को टेम्पल एंट्री नहीं दी जा रही होगी, हम रोकेंगे, हम डिसरिस्पेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो इक्वल रिस्पेक्ट के साथ साथ में इक्वल डिसरिस्पेक्ट इस तरीके से शो करता है इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? अंडरस्टैंडिंग कर ली? ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग था हमारा जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जो सेकुलरिज्म है उसके बारे में। ठीक है, अभी हम समराइज भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी जब तक हम समराइज नहीं करेंगे ना तब तक चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेगी। हमें याद करना है चीज़ों को। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है, तो इससे रिवाइज़ करने से पहले एक बार थोड़ा सा ये बॉक्स है, 1-2 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं और फिर रिवाइज़ करेंगे, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पर? ये बच्चा बोल रहा है कि डू यू रिमेंबर द हीटेड डिबेट इन फ्रांस ओवर द फ्रेंच गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन द यूसेज ऑफ रिलीजियस मार्कर्स लाइक टर्बन एंड वेल्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमने ये चीज़ सिटीजनशिप चैप्टर में पढ़ी थी कि फ्रांस में क्या होता है। फ्रांस में बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट बैन करती है कुछ कुछ रिलीजियस सिंबल्स को, जैसे टर्बन को। टर्बन इवन तो अभी वहाँ पर बैन नहीं है, वहाँ पर पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि टर्बन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देने चाहिए, गवर्नमेंट कहती है ऐसा। पर्दों पर जो हिजाब पहना जाता है, एक और मुस्लिम क्लोथ है जिसको अबाया कहते हैं। अबाया क्या है? बेसिकली मुस्लिम विमेन इसको पहना करती है और ये पूरा बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है फ्रांस में। तो लड़की क्या कहती है? येस आई रिमेंबर, इजंट इट स्ट्रेंज दैट बोथ इंडिया एंड फ्रांस आर सेकुलर, बट इन इंडिया देर इज नो प्रोहिबिशन ऑन वेयरिंग और डिस्प्लेइंग सच रिलीजियस मार्कर्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। है ना? क्या ये स्ट्रेंज बात नहीं है कि इंडिया भी सेकुलर है, फ्रांस भी सेकुलर है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम अपने धर्म के जो रिलीजियस मार्कर्स हैं, जो कोई रिलीजियस सिंबल है अगर, उसको पहन करके पब्लिक में नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं है। तो फिर बच्चा क्या कह रहा है? दिस इज बिकॉज इंडिया आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म एनविजेज्ड इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रांस। इंडिया में जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है फ्रांस के कंपैरिजन में। क्या अलग है? देखो, इंडिया और फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है, दोनों ही सेकुलर कंट्री है। ठीक है, दोनों ही कहती है हर रिलीजियस ग्रुप को फ्रीडम है अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सप्रेस करने का। दोनों इस चीज़ पर कंप्लीटली एग्री करती है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है? फ्रांस कहता है कि रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है। प्राइवेट मैटर है तो कोई भी चीज़, ऐसी रिलीजियस चीज़ अगर आप पहनते हो, केवल अपने घर तक ही सीमित रखो, उसको पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मत लेकर आओ। घर से बाहर निकलते हो तो रिलीजियस सिंबल्स को मत पहनो, ऐसा फ्रांस कहता है। ठीक है, इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है ऐसा नहीं है। इंडिया रिलीजन को प्राइवेट मैटर के साथ साथ एक पब्लिक डोमेन का मैटर भी मानता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक डोमेन का मैटर भी मानता है, और इसी चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, हम अपने कपड़े पहनकर जा सकते हैं, अपने धर्म के कपड़े पहनकर जा सकते हैं। इंडिया में अगर कोई राष्ट्रपति जी से अगर कोई मेडल लेना चाहे तो भी वो अपने धर्म के कपड़े पहनकर जाता है, मेडल लेकर आता है। क्यों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन का फ्रीडम है, मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और वो पब्लिक डोमेन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको क्यों ना कोई विशेष पदक क्यों ना मिल रहा हो प्रेसिडेंट से, तो भी आप अपने वो कपड़े पहनकर जा सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो ये दोनों में अंतर है। फ्रांस में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रांस की जो आइडेंटिटी है ना, वो फ्रेंच आइडेंटिटी है। वो लोग कहते हैं, फ्रांस की गवर्नमेंट कहती है कि जब व्यक्ति अपने खुद के रिलीजियस कपड़ों को पहन करके जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो बाकी सभी लोगों से अलग दिखेगा, फ्रेंच आइडेंटिटी से अलग दिखेगा वो, क्योंकि उसका तरीका अलग होगा कपड़ों का। रिलीजियस सिंबल्स उसको अलग तरीके से, एक तरीके से अलग शो करेंगे पूरी के पूरे बाकी लोगों के समान, बाकी लोगों के सामने। तो वो अलग आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अलग आइडेंटिफाई हो, हर कोई एक ही आइडेंटिटी जैसा दिखे, हर कोई समान दिखना चाहिए। फ्रेंच आइडेंटिटी को ही हर कोई अडॉप्ट करना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ अलाउ नहीं करने देंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है।
हम अपने अपने खुद के जो रिलीजियस क्लोथ्स है या फिर जो रिलीजियस सिंबल्स है उसको कभी भी जा करके कहीं काम करना है तो हम वहाँ पर वो जा करके पहन सकते हैं, ठीक है। हर कोई जो है अपने भगवान की फ़ोटो रख सकता है, कोई और अगर रिलीजियस सिंबल्स कैरी करना है, क्रॉस कैरी करना है तो वो भी किया जा सकता है ना। तो ये दोनों में अंतर है। इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल अलाउड है, फ्रांस में ये चीज़ अलाउड नहीं है, बिकॉज दे वांट कि फ्रेंच आइडेंटिटी होमोजेनियस आइडेंटिटी है, हर कोई समान दिखना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली दोनों के बारे में कि मूलभूत डिफरेंस क्या है इंडिया में और फ्रांस में। ओके, तो फटाफट से रिवाइज कर लें क्या अंडरस्टैंड करा हम लोगों ने, 1-2 मिनट का ही टाइम लेंगे हम लोग। तो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म हमने पढ़ा, हमने पूरा का पूरा अंडरस्टैंड कर लिया कि बिल्कुल गलत है ये कहना कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म को हमने कम्प्लीटली इंडियन मॉडल इंडिया में अपना लिया है। नहीं, हमने चेंजेस करे हैं इंडियन वेस्टर्न सेकुलरिज्म में, और इंडियन सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक हमने उसको अडॉप्ट करा है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा ये वाला जो मैंने टिक मार्क करा हुआ है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि सेपरेशन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है वो फोकस करता है इंटर रिलीजियस इक्वालिटी के आइडिया पर। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इंडियन सेकुलरिज्म यूनिक क्यों है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म यूनिक क्यों है, और दोनों में अंतर हम लोगों ने समझे, ठीक है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहला डिफरेंस हमने पढ़ा कि वो फोकस करेंगे इंट्रा रिलीजियस पर, हम फोकस करेंगे इंटर रिलीजियस के साथ साथ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर, हम दोनों पर फोकस करेंगे, वो एक पर फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या पढ़ा, दूसरा डिफरेंस पढ़ा वो लोग फोकस करेंगे इंडिविजुअल के फ्रीडम पर, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल के साथ साथ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के फ्रीडम पर भी फोकस करेंगे। तीसरा फोकस क्या पड़ा, वो हम लोगों ने वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो रिलीजियस रिफॉर्म नहीं करेगा, इंडियन सेकुलरिज्म ऐसा नहीं कहता, इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता है। और हमने जाना अपना मॉडल, हमारे मॉडल का नाम है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, वेस्टर्न मॉडल का नाम है मॉडल बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो जो प्रिंसिपल डिस्टेंस है वो कहता है इंगेजमेंट भी करेंगे, डिसएंगेजमेंट भी करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको एज अ डेफिनेशन के तौर पर हम किसी भी टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपने आंसर को। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंगेजमेंट को कि दो तरीके से इंगेजमेंट करी जा सकती है, एक पॉजिटिव इंगेजमेंट, एक नेगेटिव इंगेजमेंट। फिर हमने जाना कि इंडियन सेकुलरिज्म एक कॉम्प्लेक्स सेकुलरिज्म है, एक सोफिस्टिकेटेड सेकुलरिज्म है, क्योंकि केवल एक लाइन कह देने से इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इससे हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के सारे डायमेंशंस कवर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि इक्वल रिस्पेक्ट है सभी रिलीजन्स के लिए, तो इसका मतलब इक्वल डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है सभी रिलीजन्स के लिए, क्योंकि अगर कोई रिलीजन के नाम पर गलत प्रैक्टिसेस करेगा तो हम क्या करेंगे, हम डिसरिस्पेक्ट शो करेंगे, हम उस पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को बंद करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने आइडिया अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आपने साथ साथ में टिक मार्क भी करा होगा, और जितना पॉसिबल हो सकता था, जितना बेस्ट वे में सिंपल तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें हम समझ सकते थे, उतने आराम से हमने चीज़ें समझी है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीज़ें, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।